नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। मैं केशव जीवीएफ के ऑनलाइन मॉडल स्कूल की तरफ से आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं कक्षा 7 के तृतीय पाठ में। बच्चों, आज कक्षा 7 के तृतीय पाठ में हम लोग ऋतु परिचय यानी कि ऋतुओं का जो परिचय है उसको पढ़ेंगे। बच्चों, आज का जो पाठ है उसके शीर्षक से पता लगता है कि ऋतुओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती है और इन 6 ऋतुओं के बारे में आज हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। बच्चों, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के पाठ को और इसमें विशेष विशेषण संबंधों को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ भूमिका दी गई है आपके पाठ की, पाठ से पूर्व ही, तो उस भूमिका से आज के पाठ को बच्चों हम लोग प्रारंभ करेंगे। क्या है? यद्यपि व्यवहार में शीतकाल, ग्रीष्मकाल तथा वर्षाकाल ये 3 ही वर्ष में मुख्य ऋतुएं हैं। अर्थात बच्चों, व्यवहार में जैसा कि हम देखते हैं, जितना हम जानते हैं कि ठंडी आती है, गर्मी और बारिश, यह 3 काल जो है आते हैं वर्ष भर में। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर, यानी कि सूक्ष्म दृष्टि से जब हम लोग विचार करते हैं तो प्राचीन काल से भारत में 6 ऋतुओं को मानने की परंपरा आ रही है। यानी कि हमारे जो देश है उसमें 6 प्रकार की ऋतु होती है और ऐसा मानने का परंपरा भी रहा है। बच्चों, संसार में कहीं भी ये 6 ऋतुएं नहीं होती हैं और दूसरे देशों में, संसार में किसी अन्य देशों में 6 प्रकार की ऋतुएं नहीं होती हैं। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है इन 6 ऋतुओं का स्पष्ट भेद कर देता है। यानी कि जो यह 6 ऋतु है उनको स्पष्ट अलग अलग रूपों में बांट देता है, उसको भेद कर देता है। प्रस्तुत पाठ में इन ऋतुओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यानी कि जो प्रस्तुत पाठ है उस पाठ में 6 ऋतुओं के बारे में संक्षेप रूप से बच्चों बताया गया है। तो आइए हम लोग आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, अस्माकं देशे 6 ऋतवः भवन्ति। यानी कि हमारे देश में ऋतुएं जो है वह 6 होती हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि ऋतु कौन कौन से है? 6 नहीं पता है? तो आइए आगे देखते हैं। अस्माकं देशे 6 ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। वसंतः यानी कि वसंत ऋतु, देखिए 6 ऋतुओं का नाम बताया जा रहा है कि वसंत ऋतु, ग्रीष्मः यानी कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षाः यानी कि वर्षा ऋतु, शरद यानी कि शरद ऋतु, हेमंतः यानी कि हेमंत ऋतु, शिशिरम यानी कि शिशिर ऋतु। इस प्रकार से बच्चों जो है 6 ऋतुएं जो होती है हमारे देश में होती है। आगे क्या दिया है? वसंते सर्वेषु पादपेषु नवीनानि किशलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। यानी कि जब वृक्षों में नवीन पुष्प आते हैं और नवीन जो है कलेवर आती है, तब जो है वह वसंत ऋतु होती है। सर्वत्र शोभनः समयः नातिशीतः नातितापः भवति। यानी कि जो वसंत ऋतु होती है उसको एक तरह से बच्चों ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। यानी कि वसंत के समय में न ज़्यादा शीत होता है, न ही ज़्यादा गर्मी होती, न ज़्यादा ठंडी न गर्मी, मध्यम स्थिति रहती है। ठीक है। कोकिलानाम मधुरः स्वरः राजते। यानी कि जो पंछी है उनका जो स्वर है बहुत सुंदर सुनाई देता है। ग्रीष्मो सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। यानी कि जो गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें सूर्य का जो ताप होता है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आगे देखते हैं बच्चों। तापः प्रखरः भवति, जलाशयाः प्रायेण जलशून्याः भवन्ति। यानी कि जो जलाशय है, तालाब आदि है, वो जल से शून्य हो जाते हैं, यानी कि जल सूख जाता है, इतना ज़्यादा ताप बच्चों बढ़ जाता है ग्रीष्म ऋतु में। सर्वे जीवाः छायां गच्छन्ति। यानी कि जो सभी जीव है वह छाया में जाते हैं, पानी के लिए उन्हें भटकना पड़ता है क्योंकि जलाशय प्रायः सूख जाते हैं और लोगों को भी अनेक प्रकार से घड़ा इत्यादि में रख करके पानी को ठंडा करके पीना पड़ता है। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी हो जाती है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ जाता है बच्चों। वर्षा काले आकाशः मेघयुक्ताः भवति। वर्षा काल में जो आकाश है
वह किस प्रकार का होता है, तो वह मेघ युक्त होता है, मेघ से युक्त होता है। आगे, यदा कदा वृष्टिरपि भवति, कभी कभी बारिश भी होता है। संपूर्णा पृथ्वी जलेन आप्यति, संपूर्ण जो पृथ्वी है वो जल से मग्न हो जाता है। कृषि ही सर्वत्र शोभते, और जो कृषि कर्म है सभी जगह बहुत अच्छे से होने लगता है। धान इत्यादि जो फसल है वह बारिश में ही होता है अच्छे से। यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदीषु जलप्लावनम जायते, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तब नदियों में जल प्लावन होने लगता है, यानी कि बाढ़ आ जाता है एक तरह से बच्चों। जनाः कष्टम अनुभवन्ति, जब बाढ़ आ जाता है तो बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं, लोगों को कष्ट का अनुभव होने लगता है। मार्गाः अपि विच्छिन्नाः भवन्ति, और जो मार्ग है वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इधर से उधर बारिश के कारण बाढ़ में जो है रास्ते भी दह जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। आगे क्या है, शरत काले पुनः शोभनः समयः आगच्छति, यानी कि जो शरत काल है उसमें पुनः फिर से अच्छा समय आ जाता है और सब सूख जाता है, मतलब सूखा हो जाता है, बाढ़ का जो पानी है वो कम हो जाता है। शोभनः समयः आगच्छति, नदीषु जलाशयेषु च जलम स्वच्छम भवति, नदियों में और जलाशयों में जल जो है वह स्वच्छ हो जाता है। अस्मिन् समये एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धोत्सवः भवति, यानी कि इसी समय में दुर्गा पूजा, दीपावली और इस प्रकार की जो छठ पूजा प्रसिद्ध उत्सव है वह शरद ऋतु में ही होते हैं। हेमंते शीतस्य आरंभाः भवति, हेमंत ऋतु में बच्चों शीत का यानी कि ठंडी प्रारंभ हो जाती है। आगे, सूर्यस्य किरणाः रोचन्ते, और उस समय सूर्य का जो किरण है जो हमें ग्रीष्म ऋतु में अच्छा नहीं लगता था, वह हेमंत ऋतु में जब शीत प्रारंभ हो जाता है तो अच्छा लगने लगता है। आगे, धान्यानां क्षेत्रेषु पक्वं भवति, और जो क्षेत्र में जो धान है वह पकने लगते हैं। कृषकाः तेन प्रसन्नाः भवन्ति, और जो किसान लोग हैं उससे वह प्रसन्न होते हैं। शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति, और शिशिर ऋतु में शीत का अधिकता होता है, यानी कि जमीन मतलब घासों में देखोगे तो पानी दिखेगा, शीत का प्रभाव आपको दिख जाएगा। और आगे क्या है कि सूर्यस्य किरणाः अपि यदा कदा तुषारैः लुप्ताः भवन्ति, और सूर्य का जो किरण है कभी कभी बच्चों आप देखोगे तो एकदम धुंध लगा रहता है, पूरा धुआं धुआं ही दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, सब जगह धुंधला धुंधला दिखने लगता है। सूर्य का उदय भी नहीं होता है, कई तो ऐसे दिन आ जाते हैं बच्चों। सूर्यस्य किरणाः यदा कदा तुषारैः लुप्ताः भवन्ति। आगे क्या है, निर्धनाः जनाः शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति, जो निर्धन जन है जिनके पास बिस्तर नहीं है ओढ़ने को, कपड़े नहीं है पहनने को, वो लोग जो है शीत ऋतु में पीड़ा अनुभव करते हैं, कि उनके लिए वह जो ऋतु है वह समस्यादायक है। आगे क्या है कि यत्र तत्र अग्निः प्रज्वलितः सेवितश्च भवति, और यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ आप देखोगे तो लोग आग जलाए रखते हैं और आग तापते रहते हैं हाथ ऐसे। गाँव में आप देखोगे तमाम जगह जो लोग हैं बड़े बुजुर्ग हैं वो आग जला करके बैठे रहते हैं, आग तापते रहते हैं। आगे क्या है कि सर्वेषु ऋतवः वसंतः राजा कथ्यते, सभी ऋतुओं में वसंत को बच्चों राजा कहा जाता है, कि ऋतुओं के जो राजा है ऋतुराज वसंत ऋतु है। आगे क्या है, श्लोक बताया गया है एक बहुत अच्छा बच्चों लास्ट में आपके पाठ के, कि ग्रीष्मो वर्षा शरश्चैव हेमंतो शिशिरम तथा तेषु सर्वेषु राजायं वसंतो मोददायकः। अर्थात ग्रीष्म, वर्षा, शरश्चैव यानी कि शिशिर और शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरश और हेमंत, यानी कि 6 जो ऋतु बताए गए हैं उन ऋतुओं में बच्चों जो वसंत ऋतु है, तेषु सर्वेषु वसंतो मोददायक, वसंत ऋतु जो है सबसे अच्छा है, सुख को देने वाला है। इस प्रकार से बच्चों आपने आज के पाठ में ऋतुओं के बारे में पढ़ा। जो हमारे देश में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कौन कौन से ऋतुएं, तो वसंत ऋतु, फिर आगे कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु,
फिर आगे कौन सा है, वर्षा ऋतु, फिर आगे कौन सा है, शरद ऋतु, फिर आगे कौन सा है, शिशिर ऋतु, और फिर कौन सा ऋतु है बच्चों, शिशिर ऋतु से पहले हेमंत ऋतु आता है, जिस समय से ठंडी एकदम ज़्यादा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है बच्चों, और सभी ऋतुओं में जो राजा कहा जाता है वह कहा जाता है वसंत ऋतु। और भारत ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 6 ऋतुएं जो है संकलित होती है। संसार में और ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर इन 6 ऋतुओं का प्रभाव देखा जाता है। यह आपके पाठ्यक्रम में बताया गया है। इस प्रकार से हमने ऋतुओं का ज्ञान प्राप्त किया। आइए आगे शब्दार्थों को जानते हैं। जो पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं उनको अर्थों को समझेंगे, उनके अर्थों को जानेंगे। क्या है बच्चों, अस्माकम यानी कि हम लोग, देशे यानी कि देश में, सर्वेषु यानी कि सब में, पादेषु यानी कि पौधों में, वृक्षों में, नवानि किशलयानि यानी कि नए पत्ते, पुष्पाणि यानी कि फूल, बहुवचन में कहा गया फूलों के लिए, सर्वत्र यानी कि सभी जगह पे, नातिशीतः या ना अधिक शीत, नातितापः ना अधिक गर्मी, कोकिलानाम यानी कि कोयलों का, राजते यानी कि शोभता है, सूर्यश्री यानी कि सूर्य का, प्रखरः यानी कि तेजः, जलाशयाः यानी कि जलाशय, तालाब, सरोवर, प्रायेण यानी कि प्रायः, जलशून्याः यानी कि जल से रहित, जीवाः यानी कि जीव, छायाम यानी कि छाया, विद्यालयेषु यानी कि विद्यालयों में, वर्षा काले यानी कि वर्षा के समय में, यदा कदा यानी कि कभी कभी। इस प्रकार से बच्चों आप अपने पाठ्य पुस्तक में आगे के शब्दार्थों को देखेंगे। बहुत ही सरल और सामान्य शब्दार्थ दिया हुआ है। रोचन्ते यानी कि अच्छे लगते हैं, धान्यम यानी कि धान अन्न, क्षेत्रेषु यानी कि खेतों में, पक्वम यानी कि पका हुआ, कृषकाः यानी कि किसान, जो बहुवचन का शब्द है कृषकाः। आगे है तेन यानी कि उससे, आधिक्यम यानी कि अधिकता, तुषारैः यानी कि ओश के कणों से, और फिर क्या है, पीड़ाम यानी कि कष्ट को, फिर आगे क्या है, सेवितः यानी कि सेवन किया गया, कथ्यते यानी कि कहा गया, मोददायकः यानी कि आनंद देने वाला है। आइए तो बच्चों आपने शब्दार्थों को जाना। अब आपके पाठ में जो प्रयुक्त कुछ ऐसे व्याकरण है उसको भी बच्चों हम लोग जानते हैं। क्या है कि संस्कृत में विशेष और विशेषण एक ही रूप के होते हैं। अर्थात एक लाइन आपको मैंने बताया था कि विशेष्य यल्लिंगम यदवचनम विशेषणेपि तल्लिंगम तदवचनम शाच विभक्ति। तो यही बताया जा रहा है कि संस्कृत में विशेष्य और विशेषण एक ही रूप के होते हैं। जो विभक्ति लिंग तथा वचन विशेष्य में होते हैं वे ही विशेषण में भी लगाए जाते हैं। इस पाठ में इन अभिव्यक्तियों को देखिए। सर्वेषु पादेषु, ठीक है, नवीनानि किशलयानि, शोभनः समयः, मधुरः स्वरः। देखिए एकदम जैसा बताया जा रहा वैसा एकदम मिल रहा है। आगे बच्चों देखते हैं हम लोग। प्रखरः तापः, धान्यः पक्वम, जलशून्याः जलाशयाः, मेघयुक्तः आकाशः, वसंतः मोददायकः। इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखेंगे। आगे कुछ संधि विच्छेद बताए गए हैं। नाति न अति नाति, वृष्टिरपि वृष्टिः अपि वृष्टिरपि, शेवितश्च शेवितः प्लश्च सरच्चैव सरत् प्लश्चैव। और फिर यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय का विभाग दिया गया है। इसको आप सामान्यतया ही देख लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आप अपने पाठ्य पुस्तकों में इन चीज़ों को देखिए, वह आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर आगे क्या है, अधोलिखितानाम पदानाम उच्चारणम कुरुत, यानी कि जो नीचे लिखे हुए पद है उनके उच्चारण करने हैं। यह आपका मौखिक अभ्यास कार्य बच्चों यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। क्या है, अस्माकम, इच्छन्ति, वृष्टिरपि, तृप्यति, जलप्लावनम, शरत्काले, तुषारैः, प्रज्वलितः प्रज्वालितः, शेवितश्च, ऋतुषु,
आगे देखेंगे कि अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम वदत, यानी कि जो नीचे लिखे गए पद हैं उनके अर्थ बताने हैं। किशलयानी, किशलयानी यानी कि जो नवीन पुष्प है उनके जो पत्ते हैं, जो नए नए फूल है उसको वो। पादपः यानी कि पौधे छोटे छोटे, प्रायेण यानी कि प्रायः, विच्छिन्नाः यानी कि अलग हो जाते हैं, सर्वत्र यानी कि सभी जगह पे, यदा कदा यानी कि जब कभी, पक्वम यानी कि पका हुआ, तुषारैहि यानी कि रोचनते यानी कि रुचिकर होना, निम्नलिखितानाम पदानाम बहुवचनम वदत्, नीचे जो निम्नलिखित पद हैं उनका बहुवचन को बताना है हमें बच्चों। क्या है निम्नलिखित पद? निम्नलिखित पद है इच्छति, इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों? इच्छन्ति, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। पठसि, पठत, यहाँ पर होगा पठत, पठत, पठसि, पठथ, पठत। फिर आगे क्या है? गच्छामि, गच्छामि का बहुवचन क्या होगा? गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः, छामः। तृप्यति, तृप्यति, तृप्यतः, तृप्यन्ति। तृप्यन्ति। फिर क्या है? आगच्छति, क्या होगा बच्चों? आगच्छन्ति। आगच्छन्ति। फिर क्या है? बालकः, बालकः, बालकौ, बालकाः, बहुवचन क्या होगा? बालकाः। क्या है? फलम, फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने मौखिक अभ्यास को पूर्ण किया। आइए अब आगे हम लोग लिखित अभ्यास की ओर जाते हैं। लिखितः, यह जो है यहाँ से लिखित अभ्यास प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? कोष्ठात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं उसको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है बच्चों। अस्माकं देशे डैश ऋतवः भवन्ति। ठीक है, अस्माकं देशे कितने ऋतु होते हैं? तो षट् ऋतवः, यहाँ पर षट् कर देंगे बच्चों, षट् ऋतवः। ठीक है, आगे देखेंगे कि शिशिरेषु डैश आधिक्यम भवति, शिशिर में किसकी अधिकता होती है? तो यानी कि शीत की आवश्यकता अधिकता होती है, शीतस्य, शीतस्य। सर्वेषु ऋतुषु डैश राजा भवति, ग्रीष्म तो बिल्कुल नहीं होता है तो यही होता है, वसंतः। डैश स्वरः मधुरः भवति, कौवे का स्वर बच्चों मधुर होता है ना, बहुत मधुर होता है, कांय कांय बोलता है। कोकिल का स्वर जो है मधुर होता है, कोकिलस्य। कोयल का, कोकिल यानी कि कोयल का। फिर आगे क्या है? हेमंते आरंभः शीतस्य, हेमंत का आरंभ कैसे होता है? तो शीत का ही होता है, शीत से ही होता है। शीतस्य। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ मिलान करना है, सुमेलनम कुरुत कहा गया है। ठीक है, एक उदाहरण देकर के बताया गया है कि जैसे कोकिल है यानी कि कोयल है तो वह मधुर बोलता है, तो और लोग क्या करते हैं? तो देखिए वर्षा। ठीक है भाई, वर्षा का, वर्षा से क्या होता है? तो जलप्लावनम यानी कि बाढ़ आ जाता है। क्या होता है? जलप्लावनम भवति। ऋतुराजः कः? वसंतः, ऋतुओं का राजा कौन है? तो वसंत है। आगे क्या है? षट् कः अस्ति? तो ऋतवः अस्ति, 6 ऋतु है। अग्नि प्रज्वलितः, अग्नि जो है प्रज्वलित यानी कि जलती है। इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर सुमेल किया है।
आइए आगे देखते हैं क्या आपके लिखित अभ्यास में बताया गया है। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखित। यानी कि जो निम्नलिखित प्रश्न हैं उनका उत्तर जो है वह पूर्ण वाक्य में लिखना है। ठीक है। अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में कितने ऋतु होते हैं? तो अस्माकं देशे कति के जगह पर आप क्या कर देंगे बच्चों, इसके जगह पर 60। कितने? 60 ऋतवः भवन्ति। पूरा वाक्य ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कति हट जाएगा, अस्माकं देशे 60 ऋतवः भवन्ति आप कर देंगे। कदा सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। तो सूर्य का ताप कब प्रखर होता है? तो ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। तो कदा के जगह पर कर देंगे ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रभवः भवति। ठीक है। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रभवः भवति। आगे, विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति। विद्यालय में अवकाश कब होता है? तो ग्रीष्म। ये इसका भी आंसर यही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में ही विद्यालय का अवकाश होता है। आगे क्या है? इसका भी आंसर जो है कदा की जगह पर आप यही लिखेंगे। ठीक है। संपूर्णा पृथ्वी केन तृप्ति। संपूर्ण पृथ्वी जो है किससे तृप्त हो जाता है? तो संपूर्ण पृथ्वी जलेन। जलेन, जब वर्षा हो जाता है तो जलेन। जलेन। ठीक है। केन का जगह पे जलेन कर देंगे। आगे क्या है? शीतस्य आरंभः कदा भवति। शीत ऋतु का बच्चों आरंभ कब होता है? बताइए कब होता है। आगे क्या है? उदाहरणानुसारम लिखत। इसको आपको बताना है, आप पूछिएगा अपने कक्षा अध्यापक से। उदाहरणानुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार लिखना है। क्या है? भवति एक वचन है तो भवंती बहुवचन है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुवचन लिखना है। ठीक है। आगच्छति, आगच्छन्ति कर देंगे यहाँ बच्चों। बहुत भारी तो नहीं लग रहा है। ठीक है। आप स्वयं भी कर सकते हैं। आगच्छन्ति, इच्छति, इच्छन्ति, इच्छन्ति कर दिया। तृप्यति, तृप्यन्ति। वदसि, वदसि वद, वदत यहाँ हो जाएगा। वदत। ददामि, ददामि, ददाव, ददामः। ददामः। करोषि, इसका क्या हो जाएगा? करोषि। कुरुथः, कुरुथ, कुरुथ। एक मिनट बच्चों। करोषि का क्या हो जाएगा? अरे रे 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 रे, ये ऊपर वाला भी मिट गया। धत, इसका हो जाएगा द, दामा। यहाँ क्या था? करोषि का क्या हो जाएगा बच्चों? ददामी का हो जाएगा दद्मः। और करोषि, करोषि, कुरुथः, कुरुथ। गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः, गच्छामः। आगे क्या है? कथ्यते, कथ्यन्ते, कथ्यन्ते। इस प्रकार जो बच्चों उदाहरण के अनुसार जो इन्होंने लिखा था हमने किया, और इस प्रकार से आपको भी करना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
लिखत, आम यानी कि हाँ अथवा ना। अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। आम सही है भाई। तो विद्यालयेषु हेमन्ते अवकाशः भवति। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। हेमंत में क्यों अवकाश होता है? न। वसंते शीतस्य आरंभः भवति। वसंत ऋतु में शीत का आरंभ होता है? नहीं होता है। न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है? शिशिरे शीतस्य आरंभः भवति। बिल्कुल सही है, शिशिर में शीत का आरंभ होता है। आम, आम मतलब हाँ होता है बच्चों, खाना नहीं। आम मतलब खाने वाला नहीं। ग्रीष्म में जलाशयाः प्रायेण जलपूर्णाः भवन्ति। बिल्कुल गलत है, न। निर्धनाः जनाः शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति। आम, बिल्कुल सही है यह। इस प्रकार से बच्चों आपने इन चीज़ों का उत्तर दिया। आगे बढ़ते हैं। उदाहरणानुसारेण मध्यम पुरुष रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार मध्यम पुरुष का जो रूप है वह लिखना है हमें। ठीक है बच्चों, क्या है? पठति यानी कि पठसी लिख दिया है, तो गच्छति यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? गच्छसि, गच्छसि। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसि। ठीक है। कथयति का क्या होगा? कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यसि। फिर आगे क्या होगा? गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि। यहाँ पर भी सेम ही होगा जो ऊपर में हमने दिया है बच्चों। पठन्ति है, यहाँ पर भी मध्यम पुरुष जो होगा पठसी ही होगा। तो नहीं 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 बच्चों, यहाँ पर पठसी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पठन्ति दिया हुआ है। गच्छति, गच्छतः, यानी कि यहाँ पर मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर द्विवचन दिया गया है, तो क्या करेंगे? गच्छसि, गच्छथः, गच्छथः, गच्छथः। पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठत्। इस प्रकार से बच्चों आप जो उदाहरण के अनुसार मध्यम पुरुष का रूप लिखा हुआ है उसे आपने पूरा किया बच्चों। इसी प्रकार से आपको भी करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उदाहरणानुसारेण विभक्तिम निर्णयम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विभक्ति का निर्णय करना है। क्या है? बालकेन। ठीक है, तो बालकाय क्या विभक्ति होगा? चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी। फिर आगे क्या है? नदी नाम। नदी नाम में कौन सा विभक्ति है बच्चों? सप्तमी, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी। गृहेषु में सप्तमी विभक्ति होगी। सप्तमी। वृक्षैहि, वृक्षैहि में कौन सा विभक्ति होगा? तृतीया विभक्ति यहाँ पर हो रहा है। तृतीया विभक्ति। और लतया, इसमें भी तृतीया ही होगी।
तो ठीक है बच्चों, लतया में भी तृतीया विभक्ति होती है, बालकाय में चतुर्थी, नदीनाम में षष्ठी, गृहेषु में सप्तमी, वृक्षैहि तृतीया, लतया में तृतीया विभक्ति है। आइए आगे देखते हैं। उदाहरणानुसारेण वचन निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार जिस प्रकार हमने विभक्ति को यहाँ बताया, यहाँ पर वचन को बताना है बच्चों। जैसे एक उदाहरण देकर के बताया है कि नद्यौ द्विवचन का है, तो लता, लते, लता बहुवचन का ये हो गया। बहुवचन, ठीक है। लता भी, ये भी तृतीया बहुवचन का है। बालकेषु कहाँ का है? एक वचन का। बालकेषु बहुवचन का है। यानी कि सप्तमी बहुवचन का है बालकेषु। ठीक है बच्चों, बहुवचन। फिर आगे क्या है? भवनात्, ये पंचमी एक वचन का है। फिर क्या है? पुरुषः, ये भी एक वचन का है। एक वचन का। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने इसको देखा और अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने जो ऋतुओं के बारे में पढ़ा, यह पाठ समाप्त होता है यहीं पर। पुनः हम अगले पाठ में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।